बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलामु अलैकुम। और हमारे साथ हमारा दोस्त हरमीत मौजूद है इस्लामाबाद में। हरमीत जी की हाल है पाजी? वालेकुम सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक सर। मैंने कहा मुस्कुराता हुआ हरमीत थोड़ी देर पहले भी हमसे बात कर रहा था, अभी भी देखते हैं कितनी मुस्कुराहट है हरमीत की। हरमीत आज बहुत फ्रेश लग रहा है। हाँ थैंक यू। 2 दिन छुट्टी हो जाती है ना, थोड़ा बंदा रिलैक्स हो जाता है। वो आपकी बात सेम हियर। हाँ बिल्कुल। बात तो फिर ऐसे ही मेरे ख्याल में हंसते मुस्कुराती आज का रन डाउन शुरू करते हैं। आज वैसे एक बड़ी खास बात है, एक बड़ा सरप्राइज भी है जो हम अभी नहीं बताते, थोड़ी देर बाद बताएंगे। अच्छा, वो सरप्राइज क्या है? मुझे भी नहीं पता। सरप्राइज जो है वो बिल्कुल मजेदार है। वो ये है कि इतना बता देता हूँ कि आज हम बहुत शानदार गाने सुनेंगे। अच्छा, यस, ओके, पहुंच गई मैं। ठीक है, सबसे पहले आज का रन डाउन। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज होगा, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हम आगे चलेंगे और कश्मीर प्रीमियर लीग जिसका आगाज 6 अगस्त से होना है, लेकिन इस पर भारत ने अपनी सियासत शुरू कर दी है। रखना डालने की कोशिश की जा रही है। जो प्लेयर्स हैं उनको इसमें शामिल होने से रोका जा रहा है। क्यों भारत बौखलाहट का शिकार है, इस पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही साथ साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और फैशन डिजाइनर हमारे साथ मौजूद होंगी, सादिया खालिद। इनसे बात करेंगे कि भाई लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है। गर्मियां तो चल रही हैं, लेकिन बरसात का मौसम है, तो इसमें किस किस्म के जो कपड़े हैं वो ज़ेबतन किए जाएं जिनसे आपको ज्यादा गर्मी ना लगे। मौसम बड़ा खराब है। और साथ ही साथ ऑब्वियसली ट्रेंड्स पर भी हम बात करेंगे। फिर शोहरा आफाक गायक मोहम्मद रफ़ी की आज 41वीं बरसी मनाई जा रही है और हम अपने इस पब्लिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उन्हें भरपूर किस्म का ट्रिब्यूट पेश करेंगे। ताहिर सरवर मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे और एक ऐसे सिंगर हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि गाते ही मोहम्मद रफ़ी के गाने हैं। खालिद बेग साहब भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे। वो सरप्राइज सारा तुमने खत्म कर दिया मेरा थोड़ी देर। अच्छा चले, कोई बात नहीं। रन डाउन बता दूं ना, ताकि लोग इंटैक्ट रहें और इधर उधर ना हो, तो उनको पता हो कि भाई आज के शो में ये चीजें होने वाली हैं, तो हमने ये शो लास्ट में। हाँ, मैं ये बता दूं कि मैंने बहुत लोगों को सुना है रफ़ी गाते हुए। जितना अच्छा खालिद बेग गाते हैं, इतना के हिंदुस्तान तक से उनको बुलावे आ रहे होते हैं कि जी आके हमारे यादें ताज़ा करवा जाएं, तो पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं। तो खालिद बेग का आप इंतज़ार करें, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं और वो गा के सुनाएंगे वो लोग जो रफ़ी के फ़ैन है ख़ास तौर पे उनके लिए। ठीक हो गया। सबसे पहले जनाब पब्लिक के डेली डोज की तरफ आते हैं। तो स्मार्टफोन्स के बाद फेसबुक की स्मार्ट ग्लासेस टेक्नोलॉजी दुनिया को बदलने के लिए तैयार है और ये कहा जा रहा है कि स्मार्ट ग्लासेस जो हैं बहुत जल्द मुतारिफ करवा दी जाएंगी फेसबुक की जानिब से। अब इससे होगा क्या कि जो भी इन ग्लासेस को पहनेगा तो उसको एक ग्राफिक डिस्प्ले नजर आएगा और उसके सामने जो मौजूद शख्स होगा वो उसके बारे में तमाम तर जो मालूमात है वो हासिल कर सकता है। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है। 2017 से फेसबुक इस प्रोजेक्ट पर रे बैन के साथ काम कर रहा था और इस खबर के हवाले से जो रिपोर्ट्स थी वो 2019 में मंजर आम पर आने लगी थी। तो अब जो है इसका बाकायदा तौर पर इस पर अब काम का आगाज हो रहा है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है जो सुपर ग्लासेस का इनको नाम दिया गया है ये यादाश्त को बढ़ा सकेंगी, जो गैर मुल्की जो डिफरेंट जुबानें होंगी उनका तर्जमा फौरी तौर पर कर सकेगी। फिर इर्द गिर्द होने वाली बातचीत या आवाज़ों को कानों में जाने से रोक सकेंगी और साथ ही साथ अगर आपके सामने कोई बच्चा मौजूद होगा तो उसका टेम्परेचर इन ग्लासेस से पहनकर फौरी तौर पर मालूम हो सकता है। सो दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग। अमेजिंग तो है, लेकिन साथ में खौफनाक भी है भाई। अगले के बारे में सारा कुछ आपने बता लिया, तो फिर मतलब यह है कि वो तजस्सुस क्या रहा कि वो सारी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई और फिर आप हर वक्त डरे हुए रहें कि ये जो ऐनक लगाया हुआ आया हुआ है पता नहीं मेरे बारे में क्या कुछ जान रहा है। हाँ। बीवियाँ जो हैं अगर उन्होंने लगा ली, बीवियों ने अगर ऐनक लगा ली तो मियाँ तो मारे गए ना। फिर मेरे ख्याल में कोई स्पेसिफिक किस्म की इंफॉर्मेशन होगी, हर तरह की इंफॉर्मेशन ये ग्लासेस डिटेक्ट कर सकती हैं। क्यों हरमीत? कुछ तो होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस तरह रूफ साहब ने बात की तो बहुत सारे वो भांड जो है फूट भी सकता है, लेकिन कोशिश ये होगी कि जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अब ये देखें ना कि इसमें भी अगर हम देखें अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि जिस तरह जैसे टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों में तरक्की हो रही है तो इंसान की वो ज़िंदगी आसान से आसान तर हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम मिलते थे और अपना तारुफ करवाते थे तो भैया वो चीज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो कम्युनिकेशन और वो चीज़ें थोड़ी सी और कम हो जाएंगी। लेकिन इन हाउ टेक्नोलॉजी है, दुनिया बदल रही है और दुनिया के साथ भी हमें जो जिस तरह तेज़ी से ये बदल रही हैं चीज़ें, तो हमें भी अपने आप को बदलना होगा।
बिल्कुल ठीक। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं जनाब। अगली स्टोरी ये है कि तिब्बी माहिरीन ने वैक्सीनेशन करवाने वाले शहरियों के लिए एक ब्रेसलेट मुतारिफ करवाया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया उनके पास सर्टिफिकेट होना लाजमी है। अब सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करना एक बहुत जान जोखों का काम है, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल अब आसानी से मिल रहा है, बहुत आसानी से लोगों से सुना है बड़ी मुश्किल से। नहीं, कुछ भी नहीं है। आप NIMS.NADRA वो government.pk उसके ऊपर आप जाके वो डेटा सारा ऐप है और हमें हार्डली टेक्स 5 मिनट लगते हैं और आपका सर्टिफिकेट आपके फोन पे आ जाता है। आप उसका प्रिंट आउट ले लें। चलिए तो जबरदस्त हो गया। हाँ। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जा रही है, एक ब्रेसलेट मुतारिफ करवाया जा रहा है बेसिकली, जिसके अंदर आपकी इस बैंड के अंदर तमाम तर मालूमात होगी। आपका नाम होगा, आपकी वैक्सीन कौन सी लगी है वो होगी, कितनी डोजेज लग चुकी हैं वो होंगी। सो ये ब्रेसलेट बेसिकली कहा जा रहा है कि ये जो प्रोसीजर है उसको आसान बना देगी। जब मैचेस होते हैं या कोई भी इवेंट्स होते हैं तो उसमें सर्टिफिकेट को चेक करना एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, तो अगर ये बैंड होगा तो इससे जो आइडेंटिफिकेशन है उसका प्रोसेस काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। सो ये जो बैंड है ये मुतारिफ करवाया जा रहा है। मैं एक दफा फिर से बता दूं, अगर आपको अपना सर्टिफिकेट चाहिए पाकिस्तान में, ये तो बैंड तो बहुत जबरदस्त चीज है, नो डाउट कि अगर इस तरह का बैंड होगा तो कहीं पे आपको तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बताएंगे ये देखो जी मैंने बैंड पहना हुआ, इसका मतलब है मेरी वैक्सीनेशन हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने करना है NIMS.NADRA, वो जो आप करेंगे ना तो इतने में ही वो खुद ब खुद आ जाएगी, वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भरें। 3-4 उसमें चीज़ें, आपने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है, आपने अपना पासपोर्ट का नंबर लिखना है और शनाख्ती कार्ड के इजरा की डेट लिखनी है। उसके साथ 100 रुपये आपने अपने जो भी डेबिट कार्ड है उससे आपने जमा कराने हैं और विद इन 5 मिनट्स आपका सर्टिफिकेट आपके फ़ोन में आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा हो गया। ये वैसे ये वाली टेक्नोलॉजी से मैं अनअवेयर थी, ये कब से आई है? ये काफ़ी अरसे से है लेकिन अब ज़रा आसान हो गई है। आसान हो गई। आपको मिल गया? मैंने तो कर लिया था फौरन ही, मतलब अपने, मेरे घर में 3 लोग हैं, तीनों लोगों ने कर लिया अपना, तो वो फोन के अंदर मौजूद है, कहीं को देखना चाहे तो उसको दिखा सकते हैं। तो ये आसान है। हाँ, ये आसान। पाकिस्तान में भी जनाब प्रोसीजर जो है वो अब आसान हो चुका है। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। अगली स्टोरी जनाब पाकिस्तान से है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी तरीन जो LNG है उसकी खरीदारी का सौदा हो चुका है। ये जो LNG है सितंबर के लिए खरीदी गई है क्योंकि ऑलरेडी मुल्क में बिजली का बहरान बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मजीद बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार ना करे इसके लिए ये जो ख़रीदारी है वो अभी से कर ली गई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर इसकी हम कीमत की बात करें तो ख़रीदे गए LNG के 4 कार्गो का रेट जो है वो $15 फी MMBTU से भी ज़्यादा है। ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब अगर हम बरतानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर भी LNG की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतनी महंगी LNG खरीदी गई है और ये सितंबर में यूटिलाइज होगी पाकिस्तान में। ये ऑलमोस्ट डबल हो गई प्राइस। पहले जो थी यानी काफ़ी अच्छा पहले $8 पे खरीदी गई थी और फिर बाद में $12 हुए, अब ये $15 पे आ गया। दुनिया में तवानाई का बहरान है, दुनिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है LNG की, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब मार्केट में आसान रेट्स के ऊपर ये नहीं मिल रही, सस्ते रेट्स के ऊपर। थोड़ी सी गवर्नमेंट की आप ये कहें सुस्ती रही है इस मामले में, जिसके ऊपर जो तवानाई से मुतालिक जितनी भी वजारतें हैं, वज़ीर हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया और उसी बुनियाद के ऊपर बनाया गया कि उन्होंने महंगे सौदे किए हैं और अपोजिशन जमातें ख़ास तौर के ऊपर शायद जब वक्त था सस्ता खरीदने का तो उस वक्त बड़े खामोश थे, उस वक्त खामोश बैठे। लेकिन अब जब वक्त बुरा यानी मुश्किल वक्त आया तो हम फिर ऐसे सौदे कर लेते जिसका डायरेक्ट खमियाजा जो है वो आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। और कभी हमने ज़िंदगी में रिलीफ कभी सुना नहीं है, ये लफ्ज़ वैसे बोला बहुत जाता है, लेकिन जब भी हम देखते हैं जो भी हुकूमत आती है तो हर महीने, हर दूसरे महीने कोई ना कोई ऐसा महंगाई का बम फोड़ा जाता है जिससे बराह रास्त हम सारे मुतासर होते हैं। अब देखो, अब पता नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कल खिताब में अपने कौम से जो टेलीफोन के जवाब दे रहे थे वो उन्होंने कहा तो है दिसंबर में महंगाई का एक रिलीफ पैकेज मैं दूंगा। वो रिलीफ पैकेज क्या होगा इसका तो इंतज़ार हमें रहेगा, लेकिन हकीकत यही जो हरमीत ने कहा है जैसे कि हर महीने कोई बम फटता है, कभी पेट्रोल बम की सूरत में, अभी भी देखो LNG की जिसकी हम बात कर रहे हैं, आम आदमी को उस वक्त पता चलेगा जिस वक्त उसको पर किलो के हिसाब से डबल से भी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वो सिलेंडर जो पहले आपको मिल रहा था 100 रुपए का, अब जाके अगर वो 200 रुपए में आपको मिल रहा होगा तो
मतलब 100% इजाफा जो है वो किया गया है। बहुत ज्यादा इजाफा हो जाए। इसके साथ साथ पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफा किया गया है और ये ऑब्वियसली 4-5 बार बढ़ी है कीमत, और इस वक्त तकरीबन पेट्रोल जो है वो आपको 120 रुपए फी लीटर के हिसाब से मिल रहा है। बिल्कुल। और फिर ये कहा जाता है कि ओगरा ने सिफारिश तो 11 रुपए बढ़ाने की थी, 12 रुपए बढ़ाने की थी। वजीर आजम साहब ने कहा नहीं 2 रुपए बढ़ा दो, 3 रुपए बढ़ा दो। ऐसे लगता है वो भी हम पर ही, अवाम पर ही एक एहसान किया जा रहा है। लेकिन जो काम इन्होंने करना होता है वो यकदम नहीं करते, लेकिन वो 4 से 5 दफा उसको डिवाइड करके बढ़ाया जाता है। लेकिन खैर ये चीजें तो चलती रहेंगी। हम बहुत अपनी अच्छी बात किया। हाँ, अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। अगली स्टोरी जनाब ये है कि एक ऐसा गांव है पंजाब के जिला राजनपुर में, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम गांव रसूलपुर है, जहां पर खवानदगी की अगर हम शरह की बात करें तो वो 100% है। यहाँ पर 0 क्राइम रेट है। यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल्स कायम किए गए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ मंसूबे जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं, प्रॉपर तरीके से उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। फिर यहाँ पर सीवरेज का प्रॉपर निज़ाम है, सड़कों की अच्छी सूरत हाल है, और यहाँ के जो मेल हजरात हैं, फीमेल जो मेंबर्स हैं, दोनों के लिए जो इक्वली एजुकेशन के मौके जो हैं वो फराहम किए जाते हैं। सो ये अच्छी खबर है। मतलब पंजाब जब एजुकेशन आती है तो शऊर आता है, और शऊर के साथ इंसान अपनी जिम्मेदारी ले लेता है। आप देखें ना, अपने जब गांव की बात की और वहाँ के सिस्टम के हवाले से बात की, तो इन लोगों ने हुकूमत की तरफ बड़ा कम ही देखा होगा, खुद ही सारी चीजें। अगर रऊफ साहब आप श्रीलंका तो गए होंगे, वहाँ पे आप देखेंगे हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर शहरी ने उठाई है। चाहे वो बाहर किसी ने कुछ फेंका है तो वो भी उठाना उसी का फर्ज बनता है। अगर समंदर की तरफ आप जाएंगे तो साफ सुथराई का काम भी वो शहरी खुद करते हैं। वहां जाके बंदे को पता चलता है कि एक कौम क्या होती है, वो जिम्मेदारी क्या होती है। और यही चीज़ जो हम इस गांव के हवाले से आपने बात की तो बहुत अच्छा लगा कि चलो बेहतर है कि हमारे यहाँ ऐसे गांव हैं जो इस किस्म का काम और एजुकेशन में वो बहुत आगे, चाहे ख्वातीन हो या बच्चे दोनों हमारे। बिल्कुल ठीक आपने बात की। मैं तो इससे पहले हुंजा के गांव जितने भी थे उनके बारे में मैं जानता हूँ। वहाँ पे तकरीबन लिटरेसी रेट 97%, 97% तकरीबन भी पहुंचा होता है, और वो दोनों के अंदर होता है, खवातीन भी और मर्द भी। लेकिन इस गांव के बारे में सुन के कि 100% है, ये तो मतलब, और बच्चियां जो आ रही थी पगडंडियों के ऊपर से होती, कितना अच्छा लग रहा था फुटेज में। अगर हम देखें इसको दोबारा तो आपको अंदाजा होगा कि कमाल की अरेंजमेंट है और कमाल मुस्कुराते हुए चेहरे बच्चों के, तो बहुत ही अच्छा है। बहुत खुशी हुई इस खबर से। अगली खबर जो है वो थोड़ी सी फ्रॉड के हवाले से है, एटीएम फ्रॉड के हवाले से। अच्छा, मतलब अगर खुशी हुई तो सारे दुख की तरफ चल पड़े। नहीं, मैं इस चीज को भी एंजॉय करती हूँ कि देखें यहाँ मतलब खुशी की खबर के बाद कोई गम दुखी खबर आप सुनाना मतलब आपका रूटीन बन गया है। नहीं, ये रूटीन की बात नहीं है। इस खबर को एंजॉय करें कि देखें लोगों के पास कितने दिमाग हैं। अगर वो इनको सही किसी काम में इस्तेमाल करें तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, लेकिन 2 नंबर कामों में इस्तेमाल करते हैं। लगता था पाकिस्तानियों के ज़हनी 2 नंबर कामों में इतने शार्प होते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली भी देखें तो यहाँ पर भी जो लोग हैं ना, उनके भी जो दिमाग है वो 2 नंबर कामों के लिए बहुत चलते हैं। एटीएम फ्रॉड के हवाले से मुख्तलिफ खबरें सुनते हैं। पाकिस्तान में भी इस किस्म के बहुत सारे फ्रॉड जो है वो हो चुके हैं। बरतानिया में इसके सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और हाल ही में जो एटीएम फ्रॉड का नया तरीका सामने आया है उसमें ये फ्रॉडिये करते क्या है, ये एक प्लास्टिक की शीट है जहां से पैसे निकलते हैं वहां पर लगा देते हैं। अब जो भी कोई सारिफ आएगा वो अपने पैसे निकलवा रहा होगा, बार बार करेगा, उसको कार्ड इंसर्ट करेगा, पैसे नहीं निकल रहे, तो वो जब मायूस होकर जाने लगेगा तो फिर ये अपनी कार्रवाई डालते हैं, अंदर आते हैं, इस शीट को निकालते हैं, उसमें तमाम जो रकम है वो जमा हो जाती है, और इस तरीके से वो एटीएम वाले जो पैसे हैं वो हथिया लेते हैं। तो ये एटीएम का एक नया फ्रॉड सामने आया है। बेसिकली ये चीज़ें बरतानिया में हो रही हैं, लेकिन इससे सबको अलर्ट किया जा रहा है कि भाई ये काम भी होने लग गया है, तो इससे बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। भाई हरमीत क्या कहा जाए इसके बारे में, तो जितना भी कहें कम ही है, लेकिन हकीकत ये है कि रोमा ने बात सही की शुरुआत में कि भाई अगर अच्छे कामों में ही दिमाग इस्तेमाल होता तो पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। बहरहाल शातिर और इस किस्म की चीज़ें जो हम दिमाग इस किस्म का इस्तेमाल करते हैं, किस्म की कार्रवाइयों में, तो जाहिर बात है अफसोस तो होता है, दुख होता है। मैं आपको बड़ा मुश्किल से बंदा पैसे कमाता है, पूरे महीने की सैलरी या पूरे इनकम जो है आपको किसी और ऐसी बड़ी आसानी से लेके जाए तो दुख तो होता है ना भाजी। अगली स्टोरी है जी कोई हमारे पास? अगली स्टोरी नहीं, आज हमारा पब्लिक का डेली डोज इतना ही था। अब मुझे लगता है आपको टाइम का अंदाजा नहीं हुआ, हमने बड़ी खबरें दी हैं। अच्छा ठीक है, सिर्फ एक छोटी सी बात कर दें कि जाते जाते ये भी अफसोसनाक खबर है एक कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त गलियों में 10 बदस लड़ाई जारी है, और गलियां कहते हैं लाशों से भरी हुई हैं। हेलमंद में, हेरात में और
कंदहार में तालिबान और सरकारी फौजों के दरमियान जंग जारी है। बहुत खौफनाक, मैं अभी पढ़ा था अखबार में सुबह ही कि बहुत खौफनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला बचाए इस खाना जंगी से जो वहाँ पे सूरत हाल है। मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तानियों को दुआ करनी चाहिए कि हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे किसी तरह से कोई ऐसी अमन कायम हो सके, क्योंकि इसके नुकसानात जो भी होने जा रहे हैं इसके असरात हम पे भी पड़ने वाले पूरे खत्ते पर। बिल्कुल, पूरे खत्ते पे पड़ने अगर वाले। अमन नहीं होगा तो इसके असरात पूरे खत्ते पर आएंगे। तो हम दुआ गो हैं कि ये जो मामलात हैं वो जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो, अफगानिस्तान जो है वो खाना जंगी से बच सके। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कश्मीर प्रीमियर लीग करेंगे, क्यों भारत की जानिब से इसमें रुकावटें डाली जा रही हैं, भारत आखिर क्यों बौखलाहट का शिकार है, तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज़ होना है। 6 अगस्त से इस प्रीमियर लीग का आगाज़ होना है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जो भारत है वो काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट का शिकार है और वो बार बार जो है भारत इंग्लिश और अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड से मुसलसल राब्ते में है कि कश्मीर प्रीमियर लीग में जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनको शिरकत से रोका जाए और मुख्तलिफ किस्म की प्लेयर्स को धमकियां भी दी जा रही हैं कि अगर जो भी प्लेयर इस प्रीमियर लीग में खेलने के लिए जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो फिर उसको भारत में दाखिले की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। इस तरह के तमाम तर जो मामलात हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं। वजह क्या है इस पर हम बात करेंगे। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब अभी हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। सर, भारत की जो बौखलाहट है वो आया है, सबके सामने है। कभी भारत इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के पास जा रहा है, कभी अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के पास जा रहा है कि जी प्लेयर्स को रोका जाए, डायरेक्ट प्लेयर्स को भी धमकियां दी जा रही हैं। आपको क्या लगता है भारत ऐसे ओछे हथकंडे जो है वो क्यों इस्तेमाल कर रहा है और इस बौखलाहट की वजह आपको क्या नजर आती है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। तो भारत जो है वो बहुत शुरू से ही इस किस्म की खराब और ओछे हथकंडों का आदी है। ये आज की बात नहीं है, बल्कि मजीद अगर आप तारीख में चले जाएं तो हिंदू कौम जो है उनकी ज़हनियत ही ऐसी है, वो सवाए अपने किसी और का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो कि आपके प्रोग्राम में वक्त कम होगा, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि बुद्ध जो है वो भारत में उसका जन्म हुआ और वो दूसरे मुल्कों में चला गया। भारत में कोई नाम ही नहीं उसका, जैन मत की यही कैफियत है। इस्लाम के साथ भी उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से नाकाम हो गए। अब वहाँ पे एक इंतहाई मुतशद्दिद और गलत ज़हनियत की हुकूमत है। बीजेपी के RSS का सारा उसके पीछे असर रसूख है। तो अब उनकी सोच उससे पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है और वो इस वजह से जो कुछ कर रहे हैं, आपने देखा कि हमारे साथ वो दो तरफा कोई भी मामला नहीं कर रहे, बल्कि मुझे अपने ज़माने की बातें याद आ रही हैं कि जब 1998-99 में हमारी टीम ने दौरा करना था उस मुल्क का, भारत का, और ये दौरा तयशुदा था, तो उन्होंने हर तरीके से हमें परेशान करने की कोशिश की। वो जो बम्बई में उनका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम में, उसको उन्होंने सारा तोड़ फोड़ डाला। फिर फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है दिल्ली में, उसको उस विकेट को उखाड़ दिया ताकि यहाँ पे मैच ही ना हो सके। फिर कलकत्ता में जाके उनके जो उस वक्त के आजानी थे एहलकार जगमोहन डालमिया, उनके घर में हमला करते, यानी इस किस्म की हरकतों से भी वो लोग उतर आते हैं। और अब देखेंगे कि अगर कश्मीर में हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं तो और मजीद इस किस्म की हरकतें शुरू हो जाएंगी, अकलियतों पे हमले होंगे, मुसलमानों का जीना दोभर हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो हम करते रहते हैं यहाँ पे भी हो रही हैं कि सियासत और खेलों को अलग रखा जाए, ये बड़े दिल फरेब नारे हैं जो मगरब की ताकतवर कुव्वतों ने ईजाद किए हुए हैं। और ये नारे सिर्फ यही हैं कि कमजोर मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने की जरूरत हो तो उनके पास हथियार हो, अपने लिए वो किसी चीज के पाबंद नहीं है। उसकी एक बड़ी बदतरीन मिसाल है कि 1980 में जो मास्को में ओलंपिक्स हुई थी उसका बाइकआउट कर दिया था मगरबी ममालिक ने, एंड ब्लॉक बाइकआउट कर दिया था। उस वक्त तो नहीं सोचा गया कि सियासत और चीज है, स्पोर्ट्स और चीज है, पूरी ओलंपिक्स का बाइकआउट कर दिया गया। उसके अलावा भी और बहुत सी मिसालें भी दी जा सकती हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान को, हुकूमत को, क्रिकेट बोर्ड को
बहुत मजबूत किस्म का मौक़िफ़ भी इख्तियार करना चाहिए। इसके खिलाफ मुकम्मल लॉबी करनी चाहिए। तमाम दुनिया में ये पैगाम फैलाना चाहिए, चाहे असर हो ना हो, हमें मेहनत इस पर करनी चाहिए। और एक प्रोग्राम जिसका आपने ऐलान किया है उस पर अमल दरामद की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो कुछ मुल्कों को रोक रहे हैं तो रोकते रहें। बहुत से और भी मुल्क हैं, उनके खिलाड़ी भी आ सकते हैं। टेस्ट ममालिक ना हो तो एसोसिएट ममालिक हैं, उनके खिलाड़ी ला सके। मतलब उसकी बैनुल-अक़वामी नौइयत होनी चाहिए, उस टूर्नामेंट की कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तान को अब इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जी खालिद साहब, हमारे साथ हरमीत सिंह हमारे साथी मौजूद हैं। जी हरमीत। खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। आपने एक बात की कि हिंदुस्तान जो रिलीजन जो चीज़ें हैं, मजहबी चीज़ों को खेल और सकाफत के हवाले से नहीं इन करना चाहिए। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हिंदू कौम ये लफ्ज़ बड़ा नॉर्मल इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ भी कुछ 80 लाख हिंदू भाई हमारे साथ रहते हैं, तो अच्छा ना होता कि अगर आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते कि हिंदुस्तान या बीजेपी की पॉलिसी है तो बहुत अच्छी बात होती। अच्छा सर, आपने जिस तरह बात की, अब क्या करना होगा, कौन सी हिकमत अमली अपनाना होगी हमारी पाकिस्तानी टीम को, पीसीबी को, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को, कि हम इस तरह के जो मामलात हो रहे हैं इससे उसी तरह निपट सके? क्योंकि अभी तक हमारी जो कमजोरियां हैं वो बरकरार है, चाहे हमारी टीम के हवाले से हो या हमारे जो स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं वो भी उसी तरह नाकाम दिखाई दे रहे इंटरनेशनल सतह पर। क्या वजूहत है इसकी? बहुत शुक्रिया। मैंने आपका जो इब्तदाई एतराज़ भी सुना है। मैं जो कि तारीख का तालिब इल्म हूँ, तो मैं उस चीज़ का हवाला दे रहा था। दरअसल हर कौमों में अच्छे लोग भी होते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो नहीं अच्छे होते। बहरहाल अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ कही है जिससे आपको या किसी और को उसकी दिल आज़ारी हुई है तो वो लफ्ज़ आप समझे कि मैं वापस दे रहा हूँ। बाकी आपने क्रिकेट की बात की है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमें बैनुल-अक़वामी सतह पे जिस हद तक मुमकिन हो इस पे एहतजाज भी करना चाहिए, जिस हद तक मुमकिन हो उसके लिए लॉबी करनी चाहिए। लेकिन बड़ी मुसीबत है, अगर आप आईसीसी के सियासत को समझते हैं, किसी ज़माने में आपको याद होगा कि बिग 3 का एक शोशा छोड़ा गया था, उस पर अमल भी हो रहा है। यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, ये तीनों ममालिक पूरी तरह छाए हुए हैं आईसीसी पे और जिस तरह चाहते हैं वो फैसले करवा लेते हैं। अब असूली तौर पे पाकिस्तान को ये मौक़िफ़ जो है, ये मामला जो है आईसीसी के पास लेके जाना चाहिए। उनकी स्पेशल मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग का मुतालबा करना चाहिए और वहाँ पे ये रखना चाहिए जी। मेरा ख्याल नहीं ये ऐसा कर सकेंगे क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होगी। बहरहाल एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम चूँकि हमने तरतीब दिया है, हम तमाम जो टेस्ट खेलने वाले ममालिक हैं उनके पास क्रिकेट बोर्ड को चाहिए अपने नुमाइंदगान को भेजे, उनको पूरी चीज़ जो है वो बताए कि ये हमारा मकसद है। हम एक हमारा पासमानदा एक इलाका है जिसमें हम क्रिकेट को फ़रोग़ देना चाहते हैं और इसके लिए हमने प्रोग्राम शुरू किया है और उनसे मदद मांगी जाए। और अगर हम अपना केस अच्छी तरह पेश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई मुल्क तो हमारी सुनेगा, ना कहीं तो बात बन जाएगी। अच्छा खालिद साहब, जो मेरे पास खबर है उसके तहत तो ये है कि पीसीबी ने या कश्मीर कमेटी जो भी है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है मैच, उन्होंने गैर मुल्की खिलाड़ियों के नाम वापस ले लिए हैं और ये कहा है कि अब हम मकामी प्लेयर्स ही के साथ ये टूर्नामेंट करवाएंगे। तो ये तो पहले ही बैक स्टेप हो गया। ये चीज़ मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। इन्होंने जिन खिलाड़ियों से रब्ता किया था, कोई खिलाड़ी खेलने को तैयार है तो फिर तो उनके नाम वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तमाम खिलाड़ियों ने खुद ही इनकार कर दिया है तो फिर ये भी सूरत हाल जो है वो पब्लिक के सामने लानी चाहिए। इसका तस्करा होना चाहिए कि जी फलां खिलाड़ी जो थे उन्होंने आमादगी जाहिर की थी, लेकिन भारतीय दबाव हो या जो भी आप इसको कह लें उसकी वजह से आप वो नाम वापस ले रहे हैं। तो हम जो भी मयसर है हमें खिलाड़ी मुकामी, उनके साथ इस टूर्नामेंट को आगे चलाएंगे। लेकिन खामोशी के साथ पीछे हट जाना जो है मेरे ख्याल में अच्छी हिकमत अमली नहीं है।
ठीक है खालिद साहब, देखने में आया है जब भी ऐसे कोई मामलात होते हैं आईसीसी की जानिब से कभी पाकिस्तान का उस अंदाज में साथ नहीं दिया जाता जिस तरह से भारत का दिया जाता है। अगर अब पीसीबी अपना मुकदमा आईसीसी के सामने पेश करती है, मुतल्लिका फोरम्स के सामने पेश करती है, आपको लगता है इसका कोई इम्पैक्ट होगा, कोई फ़ायदा होगा? आईसीसी पाकिस्तान का साथ देने की कोई यकीन दहानी करवाएगा? जी नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ कि आईसीसी में एक कॉन्सेप्ट आ चुका हुआ है बिग थ्री का, और बिग थ्री के मुल्कों का नाम मैंने बताया है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो हैं वो मोजद है क्रिकेट के, उन्होंने नहीं आईसीसी का मामला शुरू किया था। तो इंडिया की जो अपनी एक है कुव्वत वो है वो उनकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर सपोर्ट करता है क्रिकेट को, उसकी वजह से वहाँ पे टूर्नामेंट और वहाँ से क्रिकेट में बहुत पैसा आता है, और उस पैसे की वजह से उनकी इतनी बड़ी पोजीशन वहाँ बनी हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को आईसीसी के सामने ये मामला नहीं लेके जाना चाहिए, उनको लेके जाना चाहिए और पर्सन तमाम मेंबर ममालिक के सामने अपना मौक़िफ़ भी पेश करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ से उनको हमारे पर तायद हासिल हो, और अगर नहीं भी हासिल होती यानी फर्ज कीजिए तो इसके बावजूद बहरहाल एक सही बात पे डट जाना और उस बात के हक में दलाइल देना और उस मौक़िफ़ को पेश करना जो है वो तो कम तरीन किस्म की हिकमत अमली है जिसको ज़रूर इख्तियार किया जाना चाहिए। कम से कम इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो तमाम इशू है वो दुनिया के सामने आएगा। आईसीसी जो भी इसका फैसला करे, बहरहाल मीडिया भी है जो और लोग बात करने वाले हैं उनके सामने भी ये चीज़ आएगी, तो उस पर खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल खामोशी इख्तियार करनी बनती भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। बिल्कुल पाकिस्तान को चाहिए मौक़िफ़ जो है वो भरपूर तरीके से आईसीसी के सामने पेश करे और जो इवेंट है वो मौखर ना हो, वो अपनी तारीखों पर ही हो और देखा जाए कि ये मामला जो है वो किस रुख बैठते हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। फैशन का जो शौक है नाज़रीन वो हर कोई रखता है, स्पेशली अगर ख़वातीन की बात की जाए और जहाँ पर कोई फैशन की बात की जाए तो फ़ौरन से उनके कान जो हैं वो खड़े हो जाते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रही हैं, स्टफ़ क्या चल रहे हैं, कलर्स क्या चल रहे हैं। सो बेसिकली ये जो फैशन वाली फील्ड है इसमें ख़वातीन का ज़्यादा इंटरेस्ट देखने में आता है। तो आज हमने अपने शो में फ़ैशन डिज़ाइनर को ही इन्वाइट किया है। सादिया खालिद हमें इस वक्त शो में ज्वाइन कर चुकी हैं। सादिया, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो हम स्टफ़ पर बात करते हैं ना कि आजकल लॉन के अलावा और कौन कौन से स्टफ़ चल रहे हैं जिसमें इंसान को ज़्यादा गर्मी ना लगे, ह्यूमिडिटी का मौसम बर्दाश्त नहीं होता। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। सेकेंडली आजकल जो आपको पता है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेसिव वे में आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको पता है कि कल ही एक न्यू एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये जो भंग है इससे एक ऐसा थ्रेड जो है वो क्रिएट किया गया है जिससे कि डेनिम्स बनाई जा सकती हैं। इसी तरह डिफरेंट जो मैनमेड फाइबर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं जिनको मिला के ओरिजिनल जो नेचुरल फाइबर्स हैं ऐसे फैब्रिक रेडी किए जा रहे हैं जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो हैं वो लोग लाइक कर रहे हैं। ऑल्दो कि वो लॉन नहीं है, ऑल्दो कि वो कॉटन नहीं है, लेकिन उनकी फील वही है, उनका कंफर्ट वही है, लोग उनको वैसे ही पसंद करते हैं। और 2021 जो है उसमें लोगों ने मोस्टली इन मतलब स्टफ़ का नाम क्या है? इनको लोकल मार्केट्स में अवेलेबल नहीं होंगे? नहीं, इट इज़ कॉमन। ये बहुत ज़्यादा क्योंकि 2021 में बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। उनमें पॉलिएस्टर नेट है, उसमें कॉटन फाइबर जो है वो है, उसमें पॉलिएस्टर लॉन है और उसमें कॉटन नेट है। ये सारे के सारे जितने भी फैब्रिक्स हैं ये बेसिकली नेचुरल फाइबर से नहीं बने हुए, ये मैनमेड फाइबर और नेचुरल फाइबर के मिलाने से बनाए गए हैं। लेकिन इनकी फील बहुत कंफर्टेबल है, ये बहुत रिलैक्सिंग है, सूदिंग है और पहनने में अच्छे लगते हैं। सो 2021 में मोस्टली डिज़ाइनर्स ने, ब्रांड्स ने या फिर लोकल मार्केट में भी ऐसे फैब्रिक ही यूज़ किए गए हैं क्योंकि आपको पता है कि लॉन जो है वो कॉटन से बनाई जाती है एंड कॉटन हमारे यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। इस वजह से वो उसका कॉटन के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए, लोगों की वो परचेजिंग कैपेसिटी से आगे चले गए थे। सो इसलिए लोगों ने, डिज़ाइनर्स ने, ब्रांड्स ने सोचा, हम लोगों ने सोचा कि हम ऐसे फैब्रिक जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएं कि लोगों के लिए ना सिर्फ कि कॉस्ट इफेक्टिव हो बल्कि उसको पहन भी सकें, उनके लिए कंफर्ट भी हो, ईज़ भी हो, सूद भी हो। तो जितने भी आप लोग अभी फैब्रिक देख रहे हैं उनमें जैसे कॉटन नेट हो गया,
पोलिस्टर नेट हो गया, करंडी नेट हो गया, ये सारे के सारे जो हैं वो आपको मार्केट में दिखाई देंगे आजकल। सही। और इसके साथ साथ मतलब अगर हम बात करें कलर्स वगैरह, नॉर्मली हम लोग अगर समर्स की बात करें तो कलर्स जो होते हैं वो लाइट कलर्स होते हैं, ज़्यादा डार्क कलर्स लोग पसंद करते हैं। तो आजकल कलर्स के हवाले से कौन कौन से जो ट्रेंड्स हैं वो इन हैं, कपड़ों के स्टफ़ के बारे में तो आपने बता दिया। मैम 2021 जो है वो इस ईयर का जो ट्रेंड है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें सिर्फ जो पेस्टल कलर्स हैं वो इन ट्रेंड नहीं रहेंगे, बल्कि अर्दी टोन्स यानी आपके जितनी भी नेचुरल टोन्स हैं वो आपको इन ट्रेंड दिखाई देंगी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एक तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत ईज फील होता है, रिलैक्सिंग और सूदिंग होता है। दूसरे ये कि हमारा ना 8 मंथ का टेन्योर चलता है पाकिस्तान में, और 8 महीने एक ही तरह के कलर पैलेट को देख देख के, पेस्टल्स को देख देख के, लाइट कलर टोन्स को, हर किसी का जो टेम्परामेंट या हर किसी का मूड बिहेवियर जो है वो एक जैसा नहीं होता, हर कोई एक जैसे कलर्स पसंद नहीं करता। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो 2021 में डिज़ाइनर्स ने सोचा कि क्या किया जाए कि समर्स में आपके पास वैरायटी ऑफ कलर्स हो। तो फिर हम लोगों के लिए जो ट्रेंड क्रिएट किया गया, जो कि हमें ट्रेंड कंपनीज या एजेंसीज थी उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जितने भी अर्दी टोन्स होंगे, जैसे आपके मोका कलर हो गया, जैसे आपके अर्दी टोन्स, ब्लू वेल कलर जो होता है या वेव्स का जो कलर होता है, इस तरह के जितने भी आपको नेचुरल कलर्स, अर्दी टोन्स होती हैं जो नेचुरल कलर्स होते हैं, जो कुदरत में आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे होते हैं, और उनको आपको देखने के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो रियलिस्टिक, नेचुरल बट आई सूथिंग जो फील आती है। तो इस तरह की जितनी भी टोन्स हैं वो समर 2021 में ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड जो है वो इन रहेंगी। सही जी। मेरे ख्याल में हरमीत कुछ पूछ। अच्छा, वैसे एक बात पूछनी है, जैसे मुझे इतना फैशन को तो पता नहीं है, हमारी रोमा ज़्यादा पूछ लेती है, लेकिन अगर हम देखें जब वबा नहीं फूटी थी कोरोना की, तो उससे पहले ट्रेंड का जो था बार बार मुख्तलिफ ट्रेंड भी आ जाते थे, लेकिन क्या आप समझती हैं क्योंकि फिल्म की शूटिंग रुक गई, फिल्में आना बंद हो गई, मुख्तलिफ जो फैशन शोज थे वो रुक गए, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शादियां भी नहीं हुई, तो जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो फैशन या जो ट्रेंड थे वो लोगों ने नहीं देखी, जिस वजह से चीज़ें नहीं बढ़ी। क्या आप समझती हैं कि ट्रेंड जो है फैशन के हवाले से मुतासिर हुआ है कोरोना में? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली। हाँ, कौन सी चीज़ जो है वो कोरोना की वजह से मुतासिर नहीं हुई? अंडरस्टूड है हर इंडस्ट्री, इवन कि हमारी पर्सनल लाइफ जो है वो कोरोना की वजह से डिजास्टर्स चेंज हो चुकी हैं। इसी तरीके से हमारा जो फैब्रिक है, फैशन है, उस सब ने भी सफ़र किया है। आपकी जो कलर पैलेट्स थी, ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर फ़र्क आया फैब्रिक के ऊपर, बल्कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी, यू नो दैट वेरी वेल कि हमारे जो मोस्टली अपर मिडल या लोअर मिडल मीडियोकर जो है वो क्लास हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा फॉल करती है, और उनकी परचेजिंग कैपेसिटी ड्यू टू कोरोना वायरस जो है वो थोड़ी सी डाउन हो गई। यही वजह है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर फैशन इंडस्ट्री उसने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया। 2020 में तो ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल इसके ऊपर आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2021 एक ऐसा ईयर है कि जिसमें हम दोबारा से राइज की तरफ आ रहे हैं। फैब्रिक में न्यू इनोवेशंस की जा रही हैं, जिसमें उसके फाइबर के ऊपर जो है वो न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों के लिए ना सिर्फ ये कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, बल्कि वो जब पहने तो उनके लिए वो कंफर्टेबल भी हो, और उनके वो ना सिर्फ ये कि हमारे जितने ट्रेडिशंस हैं, ईस्टर्न ट्रेडिशन, उनके अकॉर्डिंग भी हो। क्योंकि आपने देखा कि जो वेस्ट में जो निट्स हैं वो ज़्यादा पहने जाते हैं, जैसे मैं अभी निट्स पहन के बैठी हूँ, इस तरह के जो निट्स हैं ये वेस्ट में ज़्यादा पहने जाते हैं। हमारे कैजुअल वेयर में निट्स नहीं होते हैं। हमारे कैजुअल वेयर में फाइबर्स होते हैं जो कि जैसे कॉटन हो गया, जैसे कि ये कॉट्स है ना। फाइबर्स की बात करें और फैब्रिक्स की बात करें, वो ऐसे फैब्रिक्स हैं जो कि ब्रीदी होते हैं, एयरी होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं ज़्यादा, लेकिन ये कि वो एयर अब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह के हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, ईस्ट में बहुत ज़्यादा जो है फैब्रिक पहने जाते थे, लेकिन उनकी कॉस्ट बाय द पैसेज ऑफ टाइम हाई होती चली गई, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी डाउन होती चली गई। लेकिन बिल्कुल कोविड ने हर चीज़ को, हर बिजनेस को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। इसी तरह जो फैशन इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। थैंक यू सो मच सादिया, फिर आपको किसी वक्त बुलाएंगे, मज़ीद आपसे बात करेंगे। अभी हमें नाज़रीन शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बरे सगीर के मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत चुके हैं, और
इतना ज़बरदस्त गाते थे, उनकी मधुर आवाज़ की बदौलत आज भी वो अपने जो फैंस हैं उनके दिलों पर राज करते हैं। 3 डेकेड्स तक उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और उनकी खुसूसियत ये थी आवाज़ की खुसूसियत कि जब भी वो कोई सैड गाना गाते थे तो सुनने वाला भी सैड हो जाता था, जब वो कोई रोमांटिक गाना गाते थे तो जो सुनने वाले होते थे वो भी उसी मिजाज में आ जाते थे। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी ताहिर सरवर मीर साहब। ताहिर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है, पहले चलकर वो रिपोर्ट देखते हैं। मेजू बाबरा जी, वो दुनिया के रखवाले नौशाद साहब जाके मेरे ख्याल में इतनी ऊंची जाके जगह पे गाना, तो स्पेशलाइजेशन थी, स्पेशलाइजेशन थी। स्पेशलाइजेशन एक तरफ इतना धीमा के 14वीं का चांद, 14वीं का चांद, मतलब सुहानी रात ढल चुकी, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे जी। और सुहानी रात ढल चुकी का तो नौशाद साहब ने जो वाकया जिक्र किया है कि उनको जब मैंने ये समझाया रफ़ी साहब को कि नज़ारे, सितारे, समा, हवा, यूँ लग रहा है जैसे पूरी कायनात उसके इंतज़ार में है, और उन्होंने अपनी आवाज़ में वो भर दिया कि एक इंतज़ार की एक ऐसी कैफियत है जो एक आफाकी सा इंतज़ार बन जाता है। जी जी जी। और दूसरी तरफ ये देखिए कि ऐसे सैकड़ों रंग थे उनमें, सैकड़ों एक्सप्रेशन थे, और इतने सादा। उन्हें किसी ने वो इंटरव्यू में पूछा कि रफ़ी साहब आप किससे मुतासर हैं और आपकी इंस्पिरेशन कौन बने, तो उन्होंने बताया कि मेरे मोहल्ले में एक फ़कीर आता था, यानी कोटरा सुल्तान में जहाँ वो पैदा हुए थे, लाहौर तो बाद आए हैं ना जी, बाद में, तो वहाँ एक फ़कीर वो गाता था और वहाँ से उससे वो इंस्पायर हुए। हालांकि उनसे पहले KL सहगल गा रहे थे, GM दुरानी गा रहे थे, रफ़ीक गज़नवी गा रहे थे, तलत साहब थे, और इसी तरह फिर औरतों में शमशाद बेगम। लेकिन ये देखिए कि आप खुद बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं कि रफ़ी साहब पहले सिंगर हैं जिन्होंने प्लेबैक महसूस किया कि ये महफिल की गायकी और कॉन्सर्ट की जो गायकी है इससे ये अलहदा हो। क्योंकि जो स्क्रीन पे आदमी होता है वो अगर दिलीप कुमार है तो उसके साथ वो एक कैरेक्टर उन्होंने कैरी किया होता है, उसकी जुजियात होती हैं, उसकी नफ्सियात होती हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है। शम्मी कपूर के साथ जब वो गाते थे तो क्या लगता था, चंचल, बिल्कुल, आजा आजा तू है प्यार मेरा, क्या बात है मतलब। और फिर सर उस फैमिली के लिए, राज कपूर के लिए गाया, रणधीर कपूर के लिए गाया, शम्मी कपूर के लिए, शशि के लिए गाया, लिखे जो खत तुझे, हाँ, तेरी याद में, हाँ, और फिर उस घर में जो छोटे मेंबर थे ऋषि कपूर साहब, उनके लिए गाया दर्दे दिल दर्दे जिगर, हाँ, और नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड लिया। पर्दा है, हाँ, वो ये प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अभी मेरी जो है वो BBC में जो मैंने लिखा उसके लिए मेरी प्यारेलाल साहब से बात हुई। आनंद जी सी, कल्याण जी आनंद जी, उनका गाना आपने सुना होगा, वो बहुत ही मशहूर, वादा कर ले साजना, हाँ, लता मंगेशकर साहब के साथ, मैं रहूं मेरे बिना तू ना रहे। क्या उसमें उतरे हैं इस तरह से जो है। खालिद साहब हैं शो में, खालिद बेग साहब, देखिए अभी इंतजार करते हैं उनका, अगर वो आ गए तो उनसे सुनेंगे भी। हाँ। अच्छा, तो एक सेगमेंट में हमें शो में कमाल ये है कि अगर गमज़दा आवाज में गाना है तो उनको कोई हौके भरने की जरूरत नहीं पेश आती थी। जैसे नए सिंगरों ने, कई ने कहा है कि आवाज में रंधा हुआपन ला के, हाँ, उनकी टोन और स्टाइल ही ऐसा था कि आपका दिल साथ डूबने लगता है। और वो क्या बड़ी बात, मतलब किसी ज़माने में मैंने महाराज कथक से सुनी, महाराज कथक से मैंने कहा कि रफ़ी की आवाज़ में ऐसी क्या बात है कि जो इतना ज़रा वो मुतासर करता है। तो कह लगे वो अगर गाएगा ना कि कौन गली गया और शाम, तो ये गली सुनने वाले के अंदर भी बन जाएगी। वाह वाह वाह, क्या तो ये है वो उसका कमाल। उसी तरह उदास कर देना, दिन ढल जाए, क्या बात, रात ना जाए, जी जी जी। तो जब वो गाया, और एक तरफ फिर मैं पहले बात कर रहा था आपसे कि जिस वो गाया कि छलकाएं जाम, लग रहा है कभी जिंदगी भर शराब मैं खाना खाली कर दिया होगा, लेकिन हाथ नहीं लगाया सर, हाथ नहीं कभी लगाया। मुसलमान। और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो उन्होंने कहा, जब पंडित साहब ने, बहुत प्राइम मिनिस्टर थे जो इंडिया के, उन्होंने कहा कि मांगिए, बताइए आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, तो सिर्फ रऊफ साहब ये कहा कि मेरा नाम पूरा मोहम्मद रफ़ी है और मीडिया में जो है मुझे मोहम्मद रफ़ी लिखा और पुकारा जाए। ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब, इतने सादा, इतने डाउन टू अर्थ। हरमीत कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। हरमीत मीर साहब, एक चीज़ वैसे मेरी नज़रों पे
बड़ी नज़र मेरी उस पर बड़ी, वैसे खबर में पढ़ रहा था तो उसमें यह था कि लता जी के साथ इनकी कुछ इख्तलाफात थे, फिर लता जी ने 2010 या 2012 में रिटन फॉर्म में इनसे माफ़ी मांगी। क्या वाक़या क्या हुआ था? देखिए, शाहिद रफ़ी जो बेटे हैं रफ़ी साहब के, उनसे मैंने इंटरव्यू किया है और ये तो रफ़ी साहब ने कोई उनसे माफ़ी लता जी से नहीं मांगी, लेकिन कंट्रोवर्सी ये थी कि लता जी और नहीं, लता जी ने मांगी मेरे ख्याल में। नहीं जी नहीं, वो इस तरह से हरमीत साहब कि लता जी के बारे में उन्होंने रफ़ी साहब के बारे में कहा कि उन्होंने रिटर्न माफ़ी मांगी, क्योंकि 70 की दहाई में रफ़ी साहब और एक ब्लॉग बन गया था जिसको गाइड कर रहे थे नौशाद साहब और रफ़ी साहब, दूसरी तरफ थे किशोर कुमार साहब, लता जी, आशा भोसले और दूसरे सिंगर थे। और ये रॉयल्टी की गाने पे जो म्यूज़िक होता है उसमें वो रफ़ी साहब ये चाह रहे थे और ये कह रहे थे कि हम जो सिंगर होते हैं, यानी लता जी हो गई या मोहम्मद रफ़ी साहब, उनको पैसे मिल रहे होते हैं बहुत अच्छे, जो इसको कंपोज करते हैं, जिनकी ट्यून्स होती हैं और जो शायर होते हैं उनको ज़्यादा इसके शेयर्स मिलने चाहिए। जो मैं ये समझता हूँ कि इंसानी बुनियादों पे तो बड़ी अच्छी बात थी, रफ़ी साहब का स्टैंड जो है वो बहुत ही आला था, तो ठीक है लता जी ने ये वो समझा जो उन्होंने वो समझा, तो ये कंट्रोवर्सी थी। और उस पर रफ़ी साहब में ये क्वालिटी भी थी कि वो माफ़ कर देने वाले भी थे, लेकिन उन्होंने रिटर्न माफ़ी शाफी शाहिद रफ़ी का कहना है कि अगर होती तो वो लता मंगेशकर फ्रेम करा के अपने घर में लगाती, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अच्छा, आपने जिस तरह से बीबीसी के लिए जब आर्टिकल लिखना था तो उनके बेटे का आप खुद बता रहे हैं शाहिद रफ़ी साहब का इंटरव्यू भी किया, मजीद उनका अपने वालिद के बारे में क्या कहना था और मतलब उनकी पर्सनालिटी के बारे में मैंने उनसे पूछा कि लाहौर के बारे में क्या वो कहते थे। कहते जी कि लाहौर तो हमारे दादा लाहौर थे, हमारी दादी लाहौर थी और हमारे ताया और सारे अजीज, तो लाहौर का जिक्र तो रोज ही होता था और उसमें ये नहीं होता था कि भी कोई वक्फा पड़ गया। लाहौर का चाय बननी है रफ़ी साहब के घर में तो लाहौरी चाय, मटन पकना है तो लाहौरी मटन, जो सारी रेसिपी थी वो लाहौर की वो होती थी। और मैंने उनसे ये कहा कि जिस दिन रफ़ी साहब दुनिया से गए हैं उस दिन क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि 10:15 बजे उन्हें सीने में दर्द हुई और बाजुओं में खिंचाव और जबड़े में, तो हम वो उधर ही थे, बाकी कुछ बच्चे जो हैं फैमिली लंदन थी, तो वो लेके गए हॉस्पिटल में। तो रोज़ों के दिन थे, रमज़ान था, रफ़ी साहब रोज़े से भी थे, तो रात 10 बजे 12 घंटे के उन्हें जो भी डॉक्टर्स वगैरह ने किया उनके मुआलिजीन ने, और रात 10-10:15 बजे उनकी जो है डेथ हुई थी। और एक और बात, जो उषा टिमोथी है एक सिंगर जो रफ़ी साहब की मुंह वाली बेटी बनी हुई है, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि 22 जुलाई 1980 को मुझे फ़ोन आया था शाम को और उन्होंने कहा कि तैयार हो जा। हालांकि वो नागपुर से हैं, वो पंजाबी नहीं बोलती लेकिन समझ लेती हैं। तो उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब बड़े पुरजोश थे, उन्होंने कहा कि लाहौर तेन मैं अपने शहर लेके जाना है कुड़िए, तो तू डेटा नहीं, क्योंकि वो इनके साथ भी गाती थी, मन्ना डे और किशोर कुमार साहब के साथ भी गाती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लेके जाना है और तैयार हो जा, हमने गल्फ जाना है, तो उस तो पहला असी लाहौर ते पाकिस्तान जावांगे। और सितंबर अक्तूबर यानी 1980 का जो सितंबर अक्तूबर था उसमें रफ़ी साहब प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन 8 दिन बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से चल बसे। अच्छा, वैसे फ़न के हवाले से अगर आप मतलब बात करें, आपने जितनी रिसर्च भी की होगी, बाकी जो गुलकार उनके मतलब साथ के थे वो क्या कहते हैं, मौसीकार क्या कहते हैं इनके बारे में जो आपकी रिसर्च में आया सामने? सर, कुछ बातें तो मीडिया में आम है, पहले सुनी भी होंगी आपने कि नौशाद साहब जो हैं मौसीकार आज़म, वो कहते हैं कि रफ़ी को हमने काम दिया, रफ़ी ने हमें नाम दिया। और ये प्यारे लाल साहब से अभी बात हुई है और बीबीसी ने एक सर्वे करवाया था कि 100 जो लोगों के इस खित्ते के उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं, जो 100 गाने हैं, तो उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पहला गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो वो कहते हैं कि हमने उनके बारे में क्या कहना है। उन्होंने नौशाद साहब के साथ काम किया है, सलील चौधरी साहब के साथ काम किया है और बड़े बड़े मौसीकारों के साथ। तो रफ़ी साहब अल्टीमेट और उनसे ना कोई आगे है
ना पीछे। ये बड़ी जिम्मेदाराना, ये कुछ जज्बाती बात नहीं है। उनके फ़ैन दुनिया में करोड़ों हैं, लेकिन मैं चले फ़ैन भी, लेकिन मेरी एक हैसियत जर्नलिस्ट की भी है। और म्यूज़िक आपको पता है मैं टेक्निकली भी सुनता हूँ और एस्थेटिकली भी, तो वो मैचलेस है उनकी पोजीशन। और सभी मौसीकार ये मानते हैं, चाहे वो ओपी नैयर हो, चाहे सलील चौधरी हो, यहाँ हमारे पाकिस्तान में सभी लोग उनके। और हाँ, ये मुझे याद आया कि मैंने पूछा उषा से कि रफ़ी साहब किसको सुनते थे जब वो फारिग होते थे, तो कहते हैं फारिग तो वो होते ही नहीं थे। तो जब कभी हम सफ़र कर रहे होते थे गाड़ी में, तो वो मेहदी हसन की गज़ल सुनते थे या गुलाम अली साहब की। अच्छा अच्छा, ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव बात है। ठीक है, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ताहिर सरवर मीर साहब हमारे साथ ही शो में रहेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम इस शो में बड़े सगीर के नामवर गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। उनको इस दुनिया से गए 41 बरस बीत चुके हैं। ताहिर सरवर मीर साहब से पहले गुफ्तगू जारी थी। अभी हमें शो में एक ऐसे मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नामवर सिंगर है, म्यूज़िक में हाई स्टडी एजुकेशन जो है वो हासिल कर चुके हैं। और साथ ही साथ इनकी खुसूसियत ये है कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाते हैं, और जब ये उनके गाने गाते हैं तो लगता है रफ़ी साहब खुद ही गाना गा रहे हैं। खालिद बेग साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखिए, हम जिनको हम बड़ा प्यार करते हैं, रऊफ साहब हैं, ताहिर सरवर मीर साहब हैं, और इस प्रोग्राम में यहाँ बैठना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र भी है। सही। अच्छा, ये बताएं कि आप इतने अरसे से रफ़ी साहब को ही गा रहे हैं, यानी आपकी इंस्पिरेशन वो थे, क्या ऐसी वजह है कि आपने उन्हीं को ही चूज़ किया? मेरा ख्याल कहता है कि आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। इंस्पिरेशन ये कह सकते हैं, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि मुझे बताइए कि इसके अलावा पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा सिंगर है जिसने इतनी ज़बानों में या किसी राग में कोई गाना छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सिंगर है ही नहीं, मुझे कोई नज़र ही नहीं आया। इसलिए वो ज़ाहिर बात है उनकी इंस्पिरेशन ही हमारे पास रही और उनके साथ ही हम रहे, और बचपन से लेके तो अब तक उन्हीं को ही अपना फॉलो किया। मैं हमें पूरी दुनिया में आपने रफ़ी के गाने गाए, कोई मुल्क ऐसा रहा नहीं होगा जहाँ पे ना गए हों। जी, मैं बिल्कुल वही अपना जिक्र कर रहा था कि तकरीबन कोई ऐसा मुल्क अब नहीं बचा। जापान बचा था, वो भी हम जापान से भी होके आ गए, वहाँ भी हमने प्रोग्राम किए और अच्छे हमारे वहाँ भी प्रोग्राम्स रहे। लेकिन तो मोहम्मद जेफ बेजोस के साथ बात हो रही है कि मरीख पे भी गाना है। और देखिए, मैं हकीकत भी यही है कि मोहम्मद रफ़ी साहब वो असल में सिंगर ही मरीख के हैं। अरे क्या बात, हकीकत यही है, क्योंकि उनकी जब मैं देखता हूँ कल परसों से जितने भी सब लोगों से मेरी मुलाकातें हो रही हैं या उनके फ़ोन्स आ रहे हैं या इंडिया से, पूरी दुनिया से ही आ रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की किसी के पास पहुंचती है तो वो सबसे पहले पाकिस्तान में खालिद बेग को भेजता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब की ये तस्वीर देखें। जैसे कि पिछले दिनों मैंने अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में, मैं रात को मैंने प्रोग्राम किया टीवी का और सुबह मुझे ओक्लाहोमा जाना था प्रोग्राम के लिए, और सुबह एक फ़ोन कॉल आई किसी खातून की, तो फरमाने लगी कि मैं आपने रात हमीद भाई का जिक्र किया था तो मैं उनकी बहू बात कर रही हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि हमीद साहब जी, नहीं वो हमीद साहब की बहू थी। अच्छा, हाँ जी, तो नसरीन साहब क्योंकि वो तो अपने रहती उधर ही है, लेकिन ये हमीद साहब जो रफ़ी साहब को लेकर गए थे इंडिया, जी, इंडिया लेकर गए थे, उनकी वाइफ मुंह बोले उनके भाई जो बड़े भाई बने हुए थे, जो शफी साहब के वो दोस्त लेके भी थे। बिल्कुल मेंटोर उनके। जी हाँ, तो बल्कि वो एक और बात मैं पिछले बताई उन्होंने कि महिंदर कपूर साहब ने और दूसरे लोगों ने भी कुछ बातें ऐसी की कि जिसमें वो कहने लगे जी वो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो इस तरह की जब बात वो मैंने सुनी तो मुझे हर वक्त यही रहता था कि ये बात मैं लोगों को बताऊं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि क्योंकि उनके जाने के बाद ही ये सारी बातें हुई हैं। उनके होते हुए कभी किसी ने कुछ नहीं कहा कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। उनके जाने के बाद लता जी ने भी कह दिया, जबकि वो इतनी बड़ी सिंगर है, उन्होंने कह दिया कि उन्होंने मुझसे आशा भोसले अभी चंद दिनों की बात जी, तो उन्होंने भी अपना ये कह दिया कि उन्होंने जो रिटर्न मुझसे अपना वो एक्सक्यूज किया था। तो हमने कहा कभी दिखाइए हमें कि कब उन्होंने किया था, कोई रिटर्न आपके पास सबूत तो हो। लेकिन किसी के पास कोई सबूत भी नहीं है,
बस वो ऐसी मन घड़त कहानी और और खुद बना के मुखड़ा कोई हो जाए जरा, मतलब एक खूबसूरत सा, सबसे जो जहन में पहले आता है। मतलब अच्छा हाँ, एक- पिछले दिनों हसरत जयपुरी साहब की बेटी का मुझे कॉल आई और उसके बाद मैंने कहा मुझे कॉल से पता नहीं चलेगा ये बात, क्योंकि मैं कहूँगा तो वो खुद जो है ऐसे लगेगा जैसे मैंने अपने पास से बात की है। ठीक। अगर आप मुझे थोड़ा सा उस मुझे ऑडियो या वीडियो क्लिप भेज दें, तो उन्होंने फौरन ऑडियो क्लिप मुझे भेजा और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला गाना जो है वो है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ठीक। और तो मैंने कहा ये तो सूरज फिल्म का है। कहती नहीं, मुझे पापा ने ये बताया था कि ये गाना मैंने उस वक्त लिखा जब शब मेराज थी और उसमें कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था किसी भी फिल्म का, लेकिन जब मैंने ये गाना लिख लिया तो मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था और शब मेराज की रात थी और मैंने ये गाना लिखा कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और बाद में ये जाके कोई 4-5 साल बाद की बात है कि मुझसे जब जिक्र किया शंकर जयकिशन ने कि हमारा ये सिचुएशन है और इसको हम जो है ना वो, तो मैंने कहा कि इस तरह का मेरे पास भी एक लिखा हुआ है। तो मैं लेके आया तो वही अपना उन्होंने पसंद आया उनको बहुत और वही हुआ, तो वही आपकी नजर करता हूँ। जी हो जाए जी जरा। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, वाह वाह। उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आंखों में, सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वाह वाह वाह। तो खालिद साहब ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नहीं है? नहीं, ये शंकर जयकिशन है। अच्छा अच्छा। शंकर चले, तो अगर वो भी होते तो वो भी एक्सटेंशन ही होती ना। बिल्कुल एक्सटेंशन ही होते हैं, आपको पता है ठीक, कि ठीक। उनकी भी अपना। लेकिन एक और मजे की बात आपको बताऊं, अब क्योंकि अब यहाँ बातें शुरू हुई हैं तो बताऊं कि जब इन्होंने पारसमणि फिल्म बनी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, तो वो तकरीबन 70 तक उसके मौसीकार वो नहीं थे, वो एक घनश्याम थे। जब दोस्ती फिल्म बनी, पारसमणि बनी, वो जब याद आए, बहुत याद आए जी। और वो मेरी दोस्ती तेरा प्यार जाने वालों जरा, ये घनश्याम की है ठीक जो हो उनके गया। साथ अटैच थे। तो इस तरह की बहुत तो रफ़ी साहब ने जब गा दिया तो फिर अरूज तो फिर अपना मिलना ही ठीक था है, हर गाने। हमारे साथ हरमीत इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है, जरा उनकी तरफ जाते हैं। हरमीत, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? हमारे साथ दोस्त बड़े जबरदस्त किस्म की गेस्ट आज मौजूद हैं शो में। जी, बहुत उनकी आवाज़ बड़ी कमाल की है। वैसे अमीर साहब, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, बल्कि मैंने कई डॉक्यूमेंट्रीज जब रफ़ी साहब ने देखी तो उसमें हामिद साहब जो है, हामिद भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसमें ज़्यादा करियर के हवाले से अगर हम देखें तो बड़ा साथ दिया उन्होंने रफ़ी साहब का। तो ये उनके क्या रियल भाई थे? क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में उसको रियल भाई बनाया गया, कुछ में मुंह बोले, तो थोड़ा सा ये क्लियर कीजिएगा। हाँ देखिए, खालिद बेग साहब भी यहाँ मौजूद है, अभी बात भी हुई है। तो वो रियल भाई नहीं थे, वो उनके भाई के दोस्त थे। और पुराने वक्तों में अब भी ये रवायत तो है कि अगर कोई अच्छा इंसान है तो वो है, तो अब वो उनके मुंह भोले भाई थे, यानी भाई के दोस्त थे और उनके मेंटोर थे। और वो यहाँ लाहौर में भी श्याम सुंदर और KL सहगल के साथ सामने जो गाए थे रफ़ी साहब, तो उन्होंने ही उस मजमे में ये कहा कि जब तक बिजली आती है तो आप KL सहगल तो गाएंगे, उससे पहले इन बच्चे को गवाए। तो वो भाई नहीं थे, लेकिन भाइयों से बढ़कर उन्होंने जिंदगी में रोल प्ले किया है हमीद साहब। करते एक और बात मैं इसमें जी, कर जी। दूं, एक ब्रेक पे ले चले जाए, ब्रेक से वापस हम आते एक हैं तो ब्रेक फिर पर चलिए जाना हम है, यहीं एक से भी बात शुरू करें। हाँ ठीक हो गया, आपके इस कमेंट से ही बात शुरू करेंगे ना शो में। एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़े सगीर के नामवर गुलकार और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब को अपने मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत चुके हैं और आज हम इस पब्लिक न्यूज़ के मॉर्निंग शो से उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। ताहिर सरवर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। बेग साहब, आपसे गाने बहुत थोड़े सुने हैं, तो अब जो गुफ्तगू का आगाज़ है वो गानों से ही होगा। तो अब आप हमें कौन सा गाना ही करते हैं, लेकिन जहाँ से मैं कहता हूँ कि सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहाँ से ही जोड़ा जाए तो वो ज़्यादा कहना चाह रहे थे आप। वो ये कहना चाह रहा था कि हमीद भाई, एक मौका ऐसा भी आया कि भाई हो तो ऐसा हो, ऐसा मौका आया कि रफ़ी साहब की शादी का। तो जब शादी का वो, क्योंकि वो पब्लिक में ही थी, जो बल्कीस बेगम साहिबा थी, तो उन्होंने ही पसंद कर लिया था रफ़ी साहब को, मुझे अच्छे लगते हैं ये। अब जब उनके घर में रिश्ता लेके गए हमीद भाई, उन्होंने कहा जी अभी तो हमारी बड़ी बेटी बैठी है, बड़ी की शादी होगी, तुम छोटी की करेंगे ना। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा हुआ था, उन्होंने कहा बड़ी के लिए मैं हाजिर हूँ। ये होते हैं भाई, देखा भी नहीं, उन्होंने कहा बड़ी के लिए मैं हाजिर हूँ, आप हाँ कीजिए। ये हुआ काम। और ये हाँ जी, ये पब्लिक को किसी को पता नहीं है ना। जी, पहली फरमाइश कौन सी कर रहे हैं आप? मैं ये चाहूंगा कि वो तुम जो मिल गए हो, मदन मोहन। ओहो, क्या बात है। तुम जो मिल गए हो तो यूं लगता है कि जहाँ मिल गया। ठीक। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। वाह वाह वाह। तुम क्या जानो तुम क्या हो, तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया। बहुत अच्छा। सर एक रंग है ना जो आपने एकदम सुनाया था कभी भाजी, मैं एक फरमाइश करना चाहूंगा, बड़ी दूर से बैठा हूँ इधर। बेग साहब, लिखे जो खत तुझे, कमाल है बाजी। वाह वाह वाह। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। जबरदस्त, कमाल आपने किया। मीर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, जो गुलकार तलत महमूद साहब थे, सीनियर थे मोहम्मद रफ़ी साहब के, तो जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ तो उनका ये कहना था कि पहले तुमने मेरे हिस्से का करियर छीना, फिर तुमने मेरे हिस्से की मौत भी ले ली। जरा इस ताल्लुक के बारे में भी बताइए। जी, ये पहले भी मीडिया में है और शाहिद रफ़ी साहब इसकी तस्दीक करते हैं कि अब्बा के जनाजे पे उनका माथा चूम रहे थे तलत महमूद साहब, और कह रहे थे कि पहले तुमने मेरा करियर छीना और अब मेरे हिस्से की मौत जो है वो छीन रही है। और इसी तरह किशोर कुमार जो है वो रफ़ी साहब के कदमों पे सर रख के बहुत देर तक पड़े रहे, रोते रहे। और आपको पता है कि आम मीडिया में तो ये बातें होती हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट था और एक दूसरे से बड़ी वो मुआसराना चश्मक थी, वो भी होगी, कहीं एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन जब उन पे पाबंदी लगी थी किशोर कुमार पे इंदिरा गांधी के दौर में 1975 में, तो रफ़ी साहब गए थे संजय गांधी के पास और उन्हें वो पाबंदी दूरदर्शन से और ऑल इंडिया, तो बहुत बड़े आदमी थे,
तो मैं भी एक फरमाइश कर लूं। सुहानी रात ढल चुकी। ओहो गाने क्या की। बात है, सुहानी रात ढल गई। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। वाह वाह वाह। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सितारे अपनी अंतरे पे भी आए। नजारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। वाह 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 वाह। वाह वाह। एक अल्फाज थोड़े से इधर उधर हो गए। हाँ नहीं 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 नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि वो मुझे जो याद आ रहा है वो सुनना चाहिए, और वो एक बिल्कुल ही अलग रंग है। छलकाए जाम, ओह हाँ, छलकाए जाम। चाय पी लें। छलकाए जाम आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम। छलकाए जाम, अभी हम चाय पी रहे हैं। आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम। आप ही का नाम लेकर पी है सभी ने, पी है सभी ने। आप पर धड़क रहे हैं प्यालों के सीने, प्यालों के सीने। यहाँ अजनबी कोई नहीं, ये है आपकी महफिल तमाम। छलकाए जाम आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम। आँखों के नाम, होठों के नाम। भाई बहुत जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच खालिद बेग साहब, आपने रौनक लगा दी आज हमारे स्टूडियो में, और ताहिर सरवर मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ ही हमारा शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।